गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा 6 चैप्टर और हो गया था। आज 7 चैप्टर होके चालू करेंगे। 7th लेसन गति बल और कार्य। ठीक है, गति बल और कार्य ये देखेंगे। चलो नीचे चलते हैं, क्या दिया इसके अंदर गति बल और कार्य के अंदर। ठीक है, गति बल और कार्य हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर में 6 स्टैंडर्ड में। अब उसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ऊपर कुछ डायग्राम दिया वो देख लो एक बार। कार्य क्या दिया है यहाँ पे, प्रेक्षण करो तथा चर्चा करो। यहाँ पे कार्य सब लोग एक जो है, सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे घोड़ा चला रहा है ये कार्य है, खाना खा रहा है इसका कार्य है, ये काम करने से कार्य, और खाना पकाना गैस का कार्य। उसके बारे में आगे क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहला दूरी और विस्थापन। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों में फर्क बताया। ठीक है, क्या फर्क बताया, सबसे पहला दूरी। ठीक है, देखो यहाँ पे बाजू में एक ये दिया अंतर और विस्थापन के अंदर। पहले दूरी दिया है, क्या दूरी दिया है यहाँ पे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिशा का विचार न करते हुए प्रत्यक्ष रूप से तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी आदिश राशि है। ठीक है, आदिश राशि सादिश राशि हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे क्या बताया, किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिशा का विचार न करते हुए, ठीक है, कहीं भी मतलब दिशा का विचार न करते हुए जो चलते रहते मार्ग मतलब तय किया रहता है और जो उसकी लंबाई रहती है उसको ही दूरी कहा जाता है। और दूरी जो है वो आदिश राशि, जैसे यहाँ पे ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से वापस ए पे आया। ठीक है, तो ये कैसे गया, जिगजैग गया है। ठीक है, जेड के शेप में गया है। ठीक है, तो उसे कितना कितना मिनट लगा, 500 मीटर 8 मिनट के लिए लगाए, फिर 700 मीटर 11 मिनट के लिए, और वहीं पे 300 मीटर 6 मिनट के लिए। ठीक है, तो आगे क्या है, फिर विस्थापन में क्या दिया है, विस्थापन का डेफिनेशन क्या दिया गया है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभ स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंचने के लिए एक ही दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी के विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, क्या बताया इसके अंदर डिफरेंस क्या है, दूरी दूरी कोई भी दिशा में से ले सकते हैं, उसके ऊपर विचार नहीं करते, और स्टार्टिंग से लास्ट नहीं रहता। ठीक है, जब तक वो चलते रहता है उसको दूरी कहा जाता है। लेकिन वही विस्थापन देखा जाए तो विस्थापन में क्या रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक, जो क्या बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो जगह रहता है उसको ही विस्थापन कहा जाता है। और विस्थापन क्या रहता है, एक ही दिशा में। ठीक है, एक ही दिशा में चलता रहा। ठीक है, तो उसको ही वो विस्थापन कहा जाता है। छोटा छोटा जो दूरी रहता है उसे विस्थापन कहा जाता है। फिर विस्थापन को और कैसे व्यक्त किया है, विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दूरी और दिशा का विचार किया जाता है, इसलिए विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है क्यों, क्योंकि इसका विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दूरी और दिशा का विचार किया जाता है। ठीक है, बिना विचार के मतलब बिना अगर कैसे बिना विचार के दिशा में चले जाओगे तो विस्थापन नहीं हो जाएगा, वो दूरी हो जाएगा। ठीक है, और दूरी को भी हम लोग को ध्यान में रख के उसको रहना चाहिए, इसलिए ये सदिश राशि है। ठीक है, फिर दूरी और विस्थापन इन राशियों की ऐसा यूनिट। ठीक है, ऐसा यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, और एम के एस। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड मापन पद्धति में इकाई मीटर एम ही है। ठीक है, विस्थापन में भी मतलब विस्थापन भी एम रहता है और दूरी भी तुम्हारा एम ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे वेग दिया, वेग का फॉर्मूला वो आगे देखेंगे। पहले बाजू में क्या दिया वो देख लेते हैं। क्या दिया यहाँ पे, रंजीत का घर ए स्थान पर है, संलग्न चित्र में उसके विद्यालय अर्थात डी स्थान पर पहुंचने के लिए तय की गई अंतर दिखाया गया है। रंजीत ने दिशा का विचार न करते हुए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी दूरी तय की है। देखो यहाँ पे ऊपर दिया गया है क्या, ए से बी और सी और डी। ठीक है, डी पे उसका मतलब स्कूल है, ए पे वो रहता है, तो उसको जाना है डी तक। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या कर सकता है, वो ए से डी तक जा सकता है, 1000 मीटर लगेगा। लेकिन वो कैसे गया, ए बी सी डी। ठीक है, जिग करके गया है, तो उसको टोटल कितना लगा है टाइम, 500 700 और 300, मतलब टोटल 1500 मीटर उसको टाइम लगा, मतलब मीटर चलना पड़ा। और टाइम कितना लगा टोटल, 11 8 और 6, मतलब टोटल 25 मिनट उनको लगा चलने के लिए। ठीक है, और दूरी भी उनको तय करना पड़ा ज्यादा। लेकिन अगर वही अगर विस्थापन के हिसाब से चलते तो उसको कितना लगता, 1000 मीटर लगता। ठीक है, आगे क्या लिया देखते हैं, क्या लिखा देखते हैं। लेकिन इतना करने पर उसका विस्थापन एडी के बराबर हुआ। ठीक है, विस्थापन मतलब क्या, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट और एक ही दिशा में, तो उसका एडी जो है तो उसका विस्थापन हुआ। ठीक है, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी जो है ये तुम्हारा दूरी हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, चित्र में रंजीत के घर विद्यालय तक हुआ विस्थापन खंडित रेखा एडी के द्वारा दर्शाया गया, वो देखा हम लोग ने। फिर रंजीत के घर से विद्यालय एक सरल रेखा में कम से कम अंतर एडी है, निश्चित दिशा में सरल रेखा में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम हम लोगों ने बाजू में देखा, जो सबसे कम से कम दूरी रहता है उसको ही क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। फिर आगे क्या दिया है, चाल तथा वेग। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी, जैसे दूरी और विस्थापन था उसे यहाँ पे दो चीज दिया, चाल और वेग। ठीक है, चाल अलग होता है, वेग अलग होता है। ठीक है, चाल के अंदर क्या रहता है, चाल का फॉर्मूला क्या है,
अगर जैसे बाजू में देखो वेग दिया है, वेग इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की दूरी को वेग कहते हैं। क्या होता है? इकाई समय में निश्चित दिशा में वस्तु, मतलब निश्चित दिशा मतलब किसमें रहता है? निश्चित दिशा विस्थापन के अंदर, ठीक है। और निश्चित दिशा नहीं रहता है, उस किसके अंदर रहता है? वो तुम्हारा दूरी के अंदर रहता है, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला के अंदर तुम्हारा क्या है यहाँ पे? वेग का विस्थापन अपॉन विस्थापन के लिए लगने वाला समय, ठीक है। अगर वहीं यहाँ पे अगर चाल का फॉर्मूला आ जाएगा तो चाल के अंदर क्या आ जाएगा तुम्हारा? उसके अंदर निश्चित दिशा नहीं रहती, तो तुम्हारा चाल के अंदर क्या आ जाएगा? दूरी अपॉन विस्थापन के लिए लगने वाला समय, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे इकाई और इकाई बताया गया है, ढूंढने को कहा गया है, सूत्र लिखिए, ठीक है। यहाँ पे जो चाल रहेगा तुम्हारा, यहाँ पे चाल क्या रहेगा तुम्हारा? चलो एक बार पेन ले लेते हैं। यहाँ पे चाल क्या आएगा तुम्हारा? यहाँ पे विस्थापन आएगा, ठीक है। विस्थापन, विस्थापन को जो क्या बोलते हैं, अगर सिंबल में लिखेंगे तो वो उसका एस रहता है, ठीक है। और तुम्हारा सॉरी चाल है ना, गड़बड़ हो गया, चाल के अंदर दूरी आएगा, ठीक है। चाल के अंदर क्या आएगा तुम्हारा? दूरी। तो दूरी को किससे नापते हैं? डिस्टेंस, ठीक है, डी से नापते हैं। तो यहाँ पे डी आएगा और उसमें लगने वाला समय, ठीक है। तो लगने वाला समय उससे भाग कर देंगे टी से, ठीक है। फिर वेग जो है तुम्हारा, वेग के अंदर क्या आएगा? विस्थापन। तुम्हारा विस्थापन का फॉर्मूला क्या है? विस्थापन सॉरी वेग का फॉर्मूला क्या है? विस्थापन अपन लगने वाला समय। तो विस्थापन तुम्हारा क्या फॉर्मूला आएगा तुम्हारा? एस और भागीले टी, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा राशियों की इकाई लिखियो। राशि का इकाई क्या आएगा तुम्हारा? दूरी का, दूरी जो है सॉरी हाँ, राशि की इकाई लिखो, दूरी यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। और समय यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है। लगने वाला समय, इसका जो इकाई रहेगा दूरी का कितना रहेगा? मीटर रहेगा, ठीक है। और वहीं पे समय का क्या रहेगा तुम्हारा? यहाँ पे सेकेंड रहेगा, ठीक है। उसे विस्थापन का यहाँ पे क्या जाएगा? एस और टी, लेकिन विस्थापन को लगने वाला क्या समय रहता है? मीटर ही रहता है। और लगने वाला समय भी तुम्हारा यहाँ पे सेकेंड में ही रहेगा, ठीक है। मीटर सेकेंड, मीटर सेकेंड। फिर क्या दिया है? सूत्रों में राशि की जगह इकाई रखो, तुम्हें चाल और वेग की इकाई ज्ञात होगी, ठीक है। चाल और वेग की इकाई क्या रहेगा तुम्हारा? मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे दिया देखो मीटर, एम डी की जगह पे, मतलब सूत्र की जगह पे अगर तुमने इकाई रखा तो डी की जगह पे क्या आएगा तुम्हारा? एम, ठीक है। तो यहाँ पे एम रखा और यहाँ पे समय की जगह पे तुमने एस रखा, तो यहाँ पे एस, तो वही तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। क्या दिया यहाँ पे? चाल और वेग की इकाई मीटर प्रति सेकेंड अर्थात लिखी जाती है। क्या दिया है? आओ उपयुक्त सूत्र का उपयोग करके आकृति 7.2 के अनुसार रंजीत के विद्यालय तक जाने के वेग तथा चाल ज्ञात करो। रंजीत ने घर से विद्यालय तक तय की हुई दूरी AB प्लस BC प्लस CD मतलब 500 मीटर, 700 मीटर, 300 मीटर, मतलब टोटल कितने में? 1500 मीटर हम लोग ने निकाला था। और उसमें लगने वाला समय भी निकाला था 8 प्लस 11 प्लस 6 मतलब टोटल 25 मिनट, ठीक है। और वहीं अगर विस्थापन निकालोगे तो विस्थापन कितना लगा उसका? 1000 ही मीटर लगा था, ठीक है। तो वही अगर वेग निकालोगे तो वेग का फॉर्मूला क्या है? विस्थापन और अपना कुल समय, ठीक है। तो तुम्हारा समय जो था तुम्हारा कितना था? 25 मिनट ही था। और लगने वाला समय जो था, दूरी सॉरी विस्थापन जो था तो वो 1000 था। तो यहाँ पे 1000 भागीले यहाँ पे 25 किया है, तो तुम्हारा क्या क्या? 40/60 मतलब 0.66 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। वहीं अगर चाल ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये क्या था तुम्हारा? वेग था, ठीक है। वेग के अंदर फॉर्मूला क्या है? याद रखना, ठीक है। ये तुम लोग को एग्जाम में आएगा, याद रखना। बाद में मतलब जब एग्जाम रहेगा तो उसके अंदर पूछूंगा, ठीक है। तो वेग का क्या रहेगा तुम्हारा? विस्थापन और लगने वाला कुल समय। उसी प्रकार अगर चाल ज्ञात करोगे, ठीक है, तो चाल में तुम्हारा कितना है? यहाँ पे लगने वाला जो समय है देखो यहाँ पे ऊपर दिया गया है। चाल के अंदर टोटल लगने वाला समय कितना है? सॉरी जगह कितना है? 1500 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना है? चाल के अंदर तुम्हारा यहाँ पे 1500 मीटर आ जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा जो ये 25 मिनट लगने वाला समय, 60/60 मतलब 1 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब उसको 1 सेकेंड में 1 मीटर चलना पड़ेगा। और यहाँ पे उसको 1 सेकेंड में 0.66 मीटर ही चलना पड़ेगा, ठीक है, समझा। और दोनों का जैसे बताया ऊपर मैंने, क्या आएगा? इकाई जो रहेगा मीटर सेकेंड ही रहेगा। फिर आगे क्या दिया है यहाँ पे? रंजीत ने विद्यालय जाते समय कम दूरी वाला रास्ता नहीं लिया, इस कारण उसके वेग और उसकी चाल के मान अलग अलग आया। अगर रंजीत एडी से सीधे मार्ग से जाता तो वेग के चाल का मान समान होता, ठीक है। क्या दिया है? औसत वेग और तालिका वेग। किसी पिंड का वेग सरल रेखीय मार्ग पर हो जाते हुए बदल सकता है। उदाहरणार्थ एक ट्रक स्थान ए से स्थान डी तक जाने के लिए 40 मिनट किलोमीटर जा रहा है, अर्थात कुल विस्थापन एडी होगा, ठीक है। क्या बताइए यहाँ पे नीचे जो दिया है?
और यहाँ पे क्या दिया है, रजनीत ने विद्यालय के समय दूरी वाला रास्ता चुना था। ठीक है, जिगजैग था उसलिए दूरी वाला रास्ता चुना था। इस कारण वेग और उसकी चाल जो है वो अलग अलग निकली। ठीक है, अगर सीधा रास्ता चुनता तो उसकी वेग और चाल जो रहती है वो सेम ही आता। आगे क्या दिया, अगर रंजीत एडी से सीधे मार्ग से आता, ठीक है, तो उसका वेग चाल जो रहता है वो सेम ही रहता है। वो बताया वो औसत वेग और तत्कालीन वेग। ठीक है, फिर क्या दिया कि पिंड का वेग सरल मार्ग रेखीय है। यहाँ पे आगे दिया गया जो ट्रक चल रहा है उसका दिया यहाँ पे। तो क्या दिया इसके अंदर, इस विस्थापन के लिए लगा समय यदि 1 घंटा हो तो उसका औसत वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। परंतु ट्रक द्वारा ए बी यह 10 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में, बी सी यह दूरी 20 मिनट और सी डी यह दूरी 30 मिनट है कि तो ए बी की दूरी प्रति घंटा वेग 10 किलोमीटर अपन 10 मिनट बराबर 60 किलोमीटर अपन 60 मिनट बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो क्या बताया यहाँ पे, विस्थापन के लगने वाला अगर 1 घंटे में अगर उसका वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, परंतु वही ट्रक ए बी 10 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे ए बी 10 किलोमीटर, फिर बी सी 10 किलोमीटर और सी डी जो है ये 20 किलोमीटर ये है। तो ठीक है, तो दूरी मिनट में तय की हो तो कितना रहेगा, सी से डी के लिए दूरी जो रहेगी वो 30 मिनट रहेगी। लेकिन अगर वही वेग अगर नापेंगे तो वेग कितना रहेगा, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो वही प्रति घंटा वेग से निकाला 10/10 मतलब 60/60, तो मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। फिर आगे क्या दिया है यहाँ पे, इसी प्रकार BC और CD दूरी के लिए वेग ज्ञात की जा सकती है। इसका अर्थ है कि AB, BC और CD विस्थापन के लिए लगने वाला समय अलग है, परंतु औसत वेग 40 किलोमीटर घंटा किसी विशेष समय पर विद्यमान वेग तत्कालीन वेग है। ये विभिन्न समय पर अलग अलग होता है। ठीक है, क्या बताएं यहाँ पे, जो इसका जो BC और CD का जो दूरी है वो अलग अलग रहेगा, लेकिन वहीं पे तुम्हारा वेग जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 और 20 मतलब टोटल 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसको लगेगा। ठीक है, फिर आगे क्या दिया गया है, एक्सीलरेशन त्वरण दिया गया है। ठीक है, पहले ऊपर क्या फॉर्मूला था याद रखना है ये सब। ठीक है, 8वीं में भी रहेगा, फिर यही 9वीं में भी आएगा, उसलिए याद रखना है। साइंस कुछ हार्ड नहीं रहता है, सब इजी रहता है, सिर्फ यही बात रहता है तुम भूल जाते हो। ठीक है, अगर नहीं भूलोगे तो क्या रहता है, साइंस का जो छठी में रहता है, 7वीं में रहता है, 8वीं में रहता है, सब थोड़ा सा एक एक लेवल अप रहता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, फिर तुम लोग को यही फॉर्मूला से 8वीं में क्या रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा, मतलब सम सॉल्व करने को आएगा। फिर 9वीं में, ठीक है, तो इसके बारे में अलग त्वरण के ऊपर मतलब यहाँ पे थोड़ा जानकारी दिया है, उसके अंदर बहुत जानकारी दिया है। ठीक है, तो इसलिए छोटे छोटे जो पार्ट दिए यहाँ पे, जैसे फॉर्मूला, त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, ठीक है, ये सब याद रखना चाहिए। क्या दिया त्वरण का यहाँ पे, पिछले उदाहरण में ट्रक ने ए बी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से, जबकि BC 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वेग और वही CD की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से वेग तय की। तो इसका अर्थ यह है कि BC दूरी की वेग अपेक्षा CD की दूरी वेग अधिक है। ठीक है, क्या बताया, BC की जो दूरी है मतलब 30 किलोमीटर और वही CD की जो वेग है 40 किलोमीटर वो अधिक है। फिर वेग में परिवर्तन कितने सेकेंड में होता है। ठीक है, वेग में जो परिवर्तन है कितना सेकेंड में होता है वो निकालेंगे। उसके द्वारा वेग में होने वाला पिंड प्रति सेकेंड परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है, इसी त्वरण कहते हैं। क्या बताया त्वरण किसे कहते हैं, यहाँ फॉर्मूला से बताया गया है। त्वरण वेग में जो परिवर्तन रहता है और वो कितना उसके लिए लगने वाला समय रहता है, उसके कारण त्वरण हमें पता चलता है। ठीक है, एक्सेलरेशन पता चलता है, जो कहते हैं ना कितना एक्सेलरेशन देता है गाड़ी, कितना एक्सेलरेट पे चलाते हैं, तो वेग में परिवर्तन, कितना वेग में हम लोग परिवर्तन करते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, वो तो उसके अंदर के परिवर्तन। ठीक है, मतलब लास्ट से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा चला रहे, उसके बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटा चला रहे। ठीक है, तो 40 से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो वही तुम्हारा परिवर्तन में लगने वाला समय समझो 10 मिनट लगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 10/10 मतलब 1। ठीक है, तो त्वरण मतलब एक्सीलरेशन जो रहेगा तुम्हारा 1 रहेगा। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, तुम्हें मालूम है कि ट्रक चालक त्वरित, ठीक है, एक्सीलरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक्सीलरेटर पता है तुम लोगों को, एक्सीलरेटर अभी बताया मैं, गाड़ी चलाते तो एक्सीलरेटर का उपयोग करते हैं, अधिक या कम करते हैं। ठीक है, कोई अधिक करता है कोई कम करता है। स्प्रिंग द्वारा चलने वाली खिलौना मोटर तुमने देखी होगी, फिर चाबी देकर समतल जमीन पर उसे छोड़ने पर वही सीधी जाती है, परंतु उसी एक तरफ से धक्का देने पर दिशा बदल कर आगे जाती है। ठीक है, जैसे कि तुम अगर छोड़ दिया उसको, अगर स्क्रू घुमा के, तो वो सीधे सीधे चलती जाएगी, लेकिन वो ये टकरा जाए या तुम अगर उसको धक्का दे दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका दिशा जो रहेगा वो बदल जाएगा। फिर आगे क्या दिया है, आगे अगर दीवार पर टकराती है तो रुक
रुकती है अर्थात उसके वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वेग में जो परिवर्तन होता है उससे हम लोग त्वरण निकालेंगे, तो त्वरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही यहाँ पे दिया गया। यह परिवर्तन कैसे हुआ? उस मोटर के बाहर की किसी वस्तु में संपर्क में आने पर यह घटित होता है। मैदान पर सीधी जाती हुई फुटबॉल की दिशा कैसे बदलती है? किसी खिलाड़ी को पैर द्वारा गेंद ढकेल कर उसकी दिशा बदलते हुए तुमने देखा होगा। ठीक है, फुटबॉल अगर तुम लोग एक बार धक्का दे दे तो सीधे सीधे जाते रहेगा, उससे अगर दूसरा कोई अगर फुटबॉलर रहेगा उसको धक्का दे देगा तो वो उसकी दिशा जो बदल जाएगी। ठीक है, फिर बाद में आगे क्या दिया है? त्वरण उत्पन्न करने वाली अन्योन्य मतलब अंतर क्रिया को बल कहते हैं। ठीक है, मतलब त्वरण किससे लगता है? बल से लगता है। ठीक है, बल लगाओगे तब उसकी दिशा परिवर्तित होगी, तो उसके अंदर वेग के अंदर जो रहेगा वो परिवर्तन होगा। ठीक है, यह बल वस्तु पर कार्य करता है। ठीक है, बल जो रहता है वो वस्तु पे कार्य करता है, इससे ही त्वरण निर्माण होता है। अभी तुम्हारा लेसन का नाम आया। ठीक है, बल और त्वरण, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे करो और देखो, तुम लोग को शायद से कैंसिल है, देख लेते एक बार सिलेबस के अंदर से। देखो ये तुम्हारा कैंसल पोर्शन सिलेबस है। ये 8 स्टैंडर्ड का है। ठीक है, तुम्हारा 7 स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो यहाँ पे 20 लेसन, 19 लेसन, 18 लेसन, 17 लेसन, 16 लेसन, 15 लेसन, 14 लेसन, 13, 12 हम लोग का जो चल रहा है वो 7वां लेसन चल रहा है। ठीक है, हम लोग 7वें लेसन पे जाएंगे। इसमें से 25% क्वेश्चन जो कट किया वो है। ठीक है, किसको सिलेबस का चाहिए रहेगा तो मुझे बताना। मैं ये देखो 7वीं में से गति बल और कार्य में से सिर्फ 46 पेज नंबर का उपक्रम सिर्फ कैंसिल किया है। ठीक है, 46 पेज नंबर का उपक्रम स्वयं मदन मतलब ये सिर्फ कैंसिल किया है 7वें में से। ओके, तो यहाँ पे पेज नंबर 43 कहाँ है? ये तुम्हारा 47। ठीक है, तो ऊपर 43 जो था वही कैंसिल है, या आगे का इसके लेसन के अंदर कुछ कैंसिल नहीं है। ठीक है, तो अब लोग ये देखते हैं अभी क्या दिया है इसके अंदर। क्या दिया यहाँ पे? चिकने पुष्ट वाले कांच के टेबल पर कंचा लेकर उसके लुढ़का दो। कुछ समय पश्चात उसका वेग और कम होगा और वह रुक जाएगी। कैरम बोर्ड पर ट्राइगर की सहायता से ढकेली गई गोटी भी ऐसे ही ठहर जाएगी। कैरम बोर्ड पर पाउडर डालकर गोटी ढकेलने से वह सहजता अधिक समय तक आगे जाएगी और बाढ़ में रुकेगी। क्या बताया यहाँ पे? अगर एक चिकना पुष्ट भाग लोगे, उसके ऊपर कंचा अगर घुमाओगे तो वो धीरे थोड़े थोड़े आगे जाएगी, बाद में थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगी। उसी प्रकार अगर कैरम बोर्ड पे अगर टाइगर घुमाओगे जिसे गोटी को मारते हैं तो वो भी एक जगह आगे जाके रुक जाएगी। वहीं अगर पाउडर डाल दोगे कैरम बोर्ड में मतलब उसको फिसलापन दे दोगे तो वो थोड़ी और ज्यादा दूर तक जाएगी और फिर बाद में लेकिन रुकी जाएगी। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? ठीक है, वो यहाँ पे दिया उससे क्या स्पष्ट होता है? घर्षण के कारण गोटी का वेग कम होता है और गोटी रुकती है। ठीक है, घर्षण के कारण मतलब उसके अंदर भी बल लगता है, घर्षण बल। कैरम बोर्ड गोटी के बीच का घर्षण कम किया जाता तो गोटी अधिक समय तक चलती है। अर्थात किसी गतिशील पिंड पर किसी प्रकार का घर्षण कार्य न हो तो वस्तु एक समान वेग से गतिशील होगी। बल और उसके द्वारा घटित होने वाले त्वरण के संबंध का अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक और आइजैक न्यूटन ने किया था। ठीक है, क्या पता है? आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम जो बल था, ठीक है, वो किसी भी चीज पे बल लगता है और उससे त्वरण मतलब निर्माण होता है, वो सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने निकाला था। ठीक है, यहाँ पे और क्या बताया? अगर किसी चीज पे अगर कोई भी चीज पे जो मतलब एक दिशा में चल रहा है, ठीक है, जो स्थिर नहीं है, पिंड गतिशील है, अगर उसको तुम लोग ने अगर मतलब ऊपर कौन सा भी बल नहीं लगाया, जैसे घर्षण बल या कौन सा भी बल, स्नायु बल, ठीक है, पेशीय बल, अगर कौन सा भी बल अगर तुमने नहीं लगाया उसके ऊपर तो वो गतिशील ही रहेगा। उसले बाहर जो रहता है, जैसे कि स्पेस में चले जाओगे, अंतरिक्ष में, तो वहाँ पे कोई भी चीज को अगर तुम एक चीज से धक्का दे दोगे तो वहाँ पे ना ही हवा रहता है, तो घर्षण भी निर्माण नहीं होता है और ना ही गुरुत्वाकर्षण बल होता है उधर। ठीक है, तो उसको तुम दे दोगे धक्का तो गतिशील रहेगा। ठीक है, वो आगे आगे जाते रहेगा। ठीक है, तो न्यूटन ने निकाला था। ठीक है, इसलिए न्यूटन के लॉ जो रहेंगे वो यहाँ पे पढ़ेंगे, नियम जो है। यहाँ पे क्या दिया है? न्यूटन का गति संबंधित पहला नियम। क्या दिया है पहला नियम के अंदर? किसी पिंड पर बल कार्य न हो तो उस पिंड के वेग में परिवर्तन नहीं होगा। क्या बताया यहाँ पे? किसी पिंड पर बल कार्य न हो तो उस पिंड में वेग में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे बताया मैंने, अर्थात उस पिंड के त्वरण उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर एक्सेलरेशन जो उत्पन्न नहीं होता त्वरण, क्योंकि बल ही नहीं लगा तो त्वरण कैसे उत्पन्न होगा? दूसरे शब्द है, उसका अर्थ यह है कि यदि बल नहीं लगाया जाए तो पिंड यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। यदि पिंड गतिशील है तो वो एक समान वेग में ही और दिशा में अविरत गतिशील रहेगा।
वही बताया क्या, तो जो स्थिर रहता है वो स्थिर ही रहेगा और जो गतिशील है वो गतिशील ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर बल लगेगा ही नहीं, तो ना ही त्वरण निर्माण होगा ना ही बल रहेगा, तो वो जिस साइड रहेगा मतलब उसी में गतिशील रहेगा। ये उसका पहला नियम था। ठीक है, फिर आगे दूसरा नियम क्या दिया है, ठीक है, देखेंगे आगे क्या दिया है। तुम जान चुके हो कि बल का कार्य, सॉरी, क्या अर्थ है। ठीक है, बल का क्या अर्थ है। फिर तुमने देखा कि बल के कारण पिंड के त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या बल से ही उत्पन्न त्वरण जो रहता है उसका निर्माण होता है। फिर मापन करने में के तुम किलोग्राम के बाटे बार के बारे में जान चुके हो। ठीक है, किलोग्राम का बाटा भी तुमको पता ही है। फिर 1 किलोग्राम द्रव्यमान को घर्षण रहित पृष्ठभाग पर रखकर उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण में खींचने पर उसे लगने वाला बल 1 न्यूटन कहते हैं। क्या बताया है, कोई 1 मीटर मतलब 1 किलोग्राम का जो बाटा रहता है उसको अगर तुम खींच के मतलब नीचे से रगड़ के अगर 1 सेकेंड में 1 मीटर तक अगर लोगे तो उसको ही 1 न्यूटन कहते हैं। ठीक है, तो वही न्यूटन का जो फॉर्मूला है, अगर न्यूटन अगर तुम लोग नापोगे तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो रहता है वही 1 न्यूटन रहता है। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, करो और देखो के अंदर, लकड़ी की चिकनी मेज पर 1 किलोग्राम एक बाटा रखो। मेज पर थोड़ा सॉरी के टेल्कम पाउडर डालकर अच्छी तरह फैलाओ। ठीक है, उसके ऊपर अच्छे से फैला देना है। फिर अब की 1 किलोग्राम भार को 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से खींचो। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से मतलब उसका एक एक सेकंड में 1 मीटर उसका जाना चाहिए और उसमें चेंज होना चाहिए। ठीक है, पुनः 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से खींचो मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर जाना चाहिए। ठीक है, इतना इतना हम लोग को वो चेंज करना है। तो तुमने 2 न्यूटन बल लगाया। ठीक है, 1 किलोग्राम भार से अगर तुमने कन्वर्ट करके अगर 2 मीटर प्रति सेकंड से किया तो वो 2 न्यूटन बल हो गया। फिर वही 1 मीटर सेकंड स्क्वायर से तुमने अगर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर दिया तो वो तुम्हारा 3 न्यूटन बल लगाया गया है। तो इस प्रयोग के लिए अनेक परीक्षण करने होंगे। ठीक है, अनेक अनेक परीक्षण न्यूटन ने किया था और उसने नाम मतलब न्यूटन था इसलिए उसने न्यूटन यहाँ पे नाम दिया। ठीक है, इकाई को न्यूटन नाम दिया। फिर आगे क्या बताया है, बल उसके द्वारा निर्मित त्वरण के द्वारा मापा जाता है। पिंड पर बल लगाने पर होने वाले विस्थापन और कार्य से संबंध हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा है, विस्थापन और कार्य जो हम लोग ने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, फिर 7 स्टैंडर्ड में भी दिया है, वही बता रहा हूँ मैं। एक ही चीज बार बार देते हैं, सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे जाते हैं। फिर क्या दिया, कार्य ऊर्जा के परस्पर संबंध की जानकारी हमने प्राप्त की है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा भी प्राप्त किया हम लोग ने। ऊर्जा जो रहता है कभी भी नष्ट नहीं होता। ठीक है, वो कन्वर्ट होते जाता है। ठीक है, वही तुम लोग वापस 8वीं में भी पढ़ोगे, वही 6वीं में पढ़ा था, अभी वही 7वीं में भी लिखा गया है। हमने यह भी सीखा है कि कार्य करने की क्षमता जो को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने के, हमने स्टार्टिंग में लेसन में पढ़ा था, पहले जो लेसन था स्टार्टिंग का शायद 3rd या 4th, उसके अंदर पढ़ा था क्या, कार्य करने की जो क्षमता रहती है उसे ही ऊर्जा करते हैं। ठीक है, अगर तुमने कार्य किया, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक है, क्षमता या ऊर्जा, जो ऊर्जा किया उसको ही कार्य कहेंगे, या कार्य करने के लिए तुमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे दिया है बल विस्थापन और कार्य, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क, ये टॉपिक एक है। फिर दूसरा टॉपिक तुम्हारा, बस इतना ही लेसन। ठीक है, तो आज हम लोग लेसन को इसको कवर कर देंगे। ठीक है, और लेसन कवर कर लेंगे। क्या दिया यहाँ पे, बल विस्थापन व कार्य, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क। क्या दिया इसके अंदर, दी गई आकृति में लकड़ी का गुटका मेज पर रखकर उसे रस्सी बांधी गई है। ठीक है, यहाँ पे बाजू में जो दिया है उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसी इसी रस्सी को घिरनी के ऊपर ले जाकर वजन से बांधा गया है। पर्याप्त वजन लगाने पर गुटका और सरकता हुआ दिखाई देगा। दी क्या दिया यहाँ पे, दी गई आकृति में लकड़ी और गुटका मेज पर रखकर। ठीक है, यहाँ पे देखो लकड़ी का गुटका दिया मतलब एक लकड़ी काट के रखा है, फिर उसको धागे से बांध दिया। ठीक है, फिर एक घिरनी लिया मतलब जो गोल गोल आराम से घूर सकता है, और उसको फिर एक नीचे से वजन बांध दिया गया है। फिर क्या दिया है, दी गई आकृति में कौन सा बल लगाया है। ठीक है, कौन सा बल लगाया है इसके अंदर, इसी बल में कैसा, हाँ, इस बल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बल को कैसे बढ़ाया जाता है। फिर अधिक बल लगाने पर क्या होगा, फिर लगाए गए बल द्वारा क्या हुआ, ऐसा कब कहा जा सकता है। ठीक है, तो उसका आंसर नीचे क्या, ये तीनों का आंसर नीचे दिया गया है। क्या क्या दिया, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, दी गई आकृति में कौन सा बल लग रहा है, फिर इस बल के कैसे बढ़ाया जा सकता है, और अधिक बल लगने पर क्या होगा, और लगाए गए बल द्वारा क्या कार्य हुआ, ऐसा कब कहा जा सकता है। ये सब इतने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे क्या दिया आंसर, गुटका आगे सरकने पर विस्थापन हुआ। ठीक है, विस्थापन हुआ क्योंकि वो सीधी रेखा में जा रहा है, और ऐसा हम कह सकते हैं विस्थापन होने पर बल ने कार्य किया है। ठीक है, बल ने कार्य किया, ऐसा कहा जा सकता है कि कार्य
को मापा जा सकता है, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है तो कार्य को मापा जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर बल लगा मतलब त्वरण हुआ है, ठीक है, और उसको मापा भी जा सकता है। कैसे मापेंगे वो आगे फॉर्मूला में दिया गया है। हमें यह ज्ञात है कि कार्य बल और विस्थापन पर निर्भर होता है, ठीक है। क्या कार्य बल जो है ये विस्थापन पे निर्भर, कार्य जो है बल और विस्थापन पे निर्भर होता है। इसलिए नीचे दिए गए सूत्र उसके संबंध स्पष्ट किया गया है। क्या स्पष्ट दिया गया है? बल द्वारा किया गया कार्य मतलब W, ठीक है। कार्य मतलब वर्क को W में इंग्लिश में जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है W, ठीक है। कार्य को W में रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर पिंड पर लगाया गया बल, बल मतलब F फोर्स, ठीक है। फिर गुणिले बल में दिशा में न होने वाला, सॉरी होने वाला पिंड का विस्थापन, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट S से नापा गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस जो रहता है वो D रहता है, उसलिए डिस्प्लेसमेंट S से नापा जाता है, D से नहीं नापा जाता। तो वही फॉर्मूला W इज इक्वल टू F इंटू एस कर दिया, ठीक है। F गुणिले एस कर दिया। फिर वही अंतरराष्ट्रीय पद्धति से, इकाई की पद्धति से, ऐसे यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति से क्या होता है कार्य? जूल, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मीटर सेकेंड, और यहाँ पे जो तुम्हारा जो फोर्स रहेगा वो बल रहेगा, तो बल का तुम्हारा क्या हो जाएगा? किलोमीटर, ठीक है। सॉरी, बल का फॉर्मूला क्या था वो यहाँ पे इस्तेमाल करना है, और फिर सॉरी इसका डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, सॉरी विस्थापन का, ठीक है। इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे बल का और विस्थापन को गुना करके निकालना है, तो उसका जो इकाई रहेगा वो जूल रहेगा। लेकिन जूल जो है वो किसके अंदर, देखो बल की इकाई दिया है, बल का इकाई क्या रहता है? न्यूटन रहता है, और वही सॉरी इसका विस्थापन का क्या रहता है? मीटर, ठीक है। तो वही दोनों को न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर ही मतलब क्या होता है? जूल। तो वही अगर सीजीएस पद्धति से देखा, अगर एसआई पद्धति से क्या बताया? जूल है, वही सीजीएस, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड से देखा जाए तो उसे अर्ग कहा जाता है, ठीक है, ईआरजी अर्ग। अगर एसआई यूनिट है, एसआई इकाई है तो जूल, और वहीं पे अगर इकाई क्या बोलते हैं सीजीएस है तो वो अर्ग रहता है, ठीक है। वही उसका अगर छोटे में अगर देखेंगे जूल और अर्ग को हटा के तो क्या हो जाएगा? वो न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेसन खत्म, ठीक है। ये बाजू में ये बचा वो भी कर लेते। लकड़ी के गुटके को मेज पर रखकर गुटके पे मेज पृष्ठभाग समांतर 1 न्यूटन बल लगाया और गुटके का विस्थापन 1 मीटर तक किया तो बल द्वारा 1 जूल किया गया, ठीक है। वही बताया यहाँ पे उदाहरण में, जो उसके अंदर समझो 1 न्यूटन बल लगाया और 1 मीटर विस्थापन हुआ, तो उसके अंदर का जो ऐसा यूनिट रहेगा, इकाई जो रहेगा वो 1 जूल रहेगा, और वही अगर सीजीएस में नापा जाए तो वो एक अर्ज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये लेसन खत्म होते हुए, ठीक है, 7वां लेसन भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।